दुर्खिम्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। आज हम दुर्खिम का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सामाजिक नियंत्रण में रॉस के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। रॉस थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वो थ्योरी का अपना अलग कंसेप्ट था। यहाँ पे जब हम दुर्खिम्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे तो दुर्खिम का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। फ्रांसिस सोशोलॉजिस्ट दुर्खिम सोशल चेंज थ्योरी गिविंग अ वेरी मैनेज्ड एंड क्लियर फॉर्म। फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया था। इनका अपना एक अलग कंसेप्ट था। यहाँ पे दुर्खिम ने बेसिकली जो सामाजिक नियंत्रण का ये सिद्धांत दिया था, इस सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत में उनका ये मानना था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनका ये था कि हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट वेलफेयर के से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं उनका सोशलाइजेशन करने के लिए सोशल कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, सोशल चेंज थ्योरी आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव थ्योरीज। दुर्खिम का सामाजिक नियंत्रण का जो सिद्धांत था ये उनके सामूहिक प्रतिनिधान के सिद्धांत पर आधारित था। ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स रिलेटेड जो हमारे वे थे, जैसे हमारी रिचुअल्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, इनमें इन्होंने क्या कहा है, इनमें दुर्खिम ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे जो विश्वास होते हैं, कानून होते हैं, इन सभी से समूह जो समाज में समूह कल्याण होता है, ग्रुप वेलफेयर होता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि उसे प्रमोशन मिलता है और उसमें सोसाइटी में नियंत्रण बना रहता है, कंट्रोल बना रहता है। और ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव के थ्योरी के माध्यम से समूह व्यवहार की व्याख्या करते हुए दुर्खिम ने जो ग्रुप बिहेवियर है, किसी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दुर्खिम ने इसे व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक कंट्रोल नॉर्म्स में माना था। और दुर्खिम का ये मानना था कि जो हमारे परिवार होते हैं और जो गांव का पर्यावरण होता है वो सामूहिक कल्याण के लिए या सामूहिक नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल होता है, प्रभावपूर्ण होता है। मतलब कह सकते हैं कि आपके दुर्खिम जो थे वो इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज एनवायरनमेंट, इसे इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे रखा था। किसके लिए? सोशल कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे जो सोशल कंट्रोल के बारे में बता रहे थे दुर्खिम ने कहा था कि जो श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन किसकी वजह से? औद्योगिकरण की वजह से, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो लेबर डिवीज़न हुआ है ये बहुत बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलता है। और लेबर डिवीज़न की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को हमारी सोसाइटी में मिलती हैं। लेबर डिवीज़न की वजह से जो लोगों के बीच की जो विचारधारा है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हुए हैं। और आज के समय में हमें जो लोगों के स्वार्थ हैं, उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, उनके भावना, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। और एक दूसरे से अपने विचारों के अलग अलग होने की वजह से सभी व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे के विरोधी समझने लगते हैं, एक दूसरे से अलग समझने लगते हैं। और इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली सोसाइटी में अनकंट्रोल होना एक नेचुरल सी चीज़ है। स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थिति में जब लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के विरोधी अपने आप को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल कंट्रोल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दुर्खिम ने हमारी जो इमोशंस हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा कल्चर है, इन सब चीज़ों के द्वारा उन्होंने कहा है कि सोसाइटी में कंट्रोल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है और सोसाइटी में इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें दुर्खिम ने ये कहा था कि जो समाज होता है, सोसाइटी है, उसके लिए बेसिकली जो ग्रुप के बिहेवियर की इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की। यहाँ पे दुर्खिम ने सोशल फैक्ट को, सामाजिक तथ्य को एक सोशोलॉजिकल स्टडी मटेरियल माना था। यानी कि जो सामाजिक तथ्य है, दुर्खिम ने उसे समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री माना था। उन्होंने कहा था कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम बहुत अच्छा स्टडी अगर हमें करनी है तो हमें सोसाइटी के फैक्ट को जानना होगा। और उन्होंने इसके लिए जो कहा था कि व्यक्ति जो होता है
है वो बाहरी दबाव की वजह से जिस व्यवहार को करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जिस स्पेसिफिक बिहेवियर को एक्ट कर रहा है वही सोशल फैक्ट कहता है। और जब हम इस सोशल फैक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें सोसाइटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन हो सकती है। और यही सोशल फैक्ट जो है दुर्खिम के अनुसार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दुर्खिम का जो बेसिकली सा एक है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो हमारे समाज में अगर आपको नियंत्रण बनाना है तो नियंत्रण बनाने के लिए समाज में व्यक्ति के विचार, विश्वास, उनके कल्चर को महत्व देना ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी आर्टिफिशियल लॉ के द्वारा सोसाइटी में उतना कंट्रोल को मेंटेन नहीं कर सकते जितना व्यक्ति अपने सेल्फ कंट्रोल की वजह से कर सकता है। अगर आपको किसी को लॉ के अंडर में कंट्रोल रखना है तो वो क्या होता है, वो एक प्रेशर की सिचुएशन होती है। लेकिन जब ऑटोमेटिकली अंदर से व्यक्ति को कि नहीं भाई मेरा तो ये ट्रेडिशन है, मेरा एक कल्चर है और मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा मानना होगा और मुझे ऐसा करना होगा, वो जिस तरह के एक्ट को करता है वो सोसाइटी में कंट्रोल को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो दुर्खिम है वो फैमिली एटमॉस्फेयर और जो एक रूरल एटमॉस्फेयर है उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। और समाज के कल्याण के लिए यानी कि जहाँ सोसाइटी का वेलफेयर होगा वहीं पे सोसाइटी का कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। और जब सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे एंटर हो जाती हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं सोसाइटी में जो रह रहे हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगते हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और अपने आप देखेंगे कि आपको जो सोशल कंट्रोल है वो लूज़ होता हुआ मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे दुर्खिम का जो ये थ्योरी है जो दिया था उन्होंने सोशल चेंज की, इसकी जो आलोचना है वो लैपियर ने की थी। और लैपियर ने कहा था कि दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया, यानी कि जो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव की बात दुर्खिम कर रहे हैं उस कंसेप्ट को वो यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने नहीं बताया कि वो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं और इसका उपयोग उन्होंने केवल आत्मसंतुष्टि के लिए किया है। आत्मसंतुष्टि यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसी व्यवहार को करता है उस व्यवहार को जिससे उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम किसी प्रेशर में हम उसको नहीं रख रहे हैं, केवल वो इंटरनली जो एक प्रेशर उस पर आ रहा है वो सेल्फ की वजह से आ रहा है, अपने रिचुअल्स के कस्टम्स की वजह, इन सब चीज़ों से ये क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो दुर्खिम है, दुर्खिम की थ्योरी के बारे में जो एक कमी है जो बताया गया है जिसकी वजह से उनकी आलोचना की गई है वो उनका ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव के कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर ना करने में माना गया है। तो इसके बाद हम जो सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत हैं उसमें पार्सन्स का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्सन्स का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत उनके अपनी अलग कंसेप्ट पर डिपेंड है। तो दुर्खिम के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत के बेसिकली बारे में जो दुर्खिम का ग्रुप वेलफेयर है, आर गुड थिंग, लिविंग इन विलेज एंड फैमिली, करंट टाइम, क्रिएट लेबर डिवीजन, रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से इसका बेस आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आपको जो गांव का पर्यावरण है उसे महत्व देना है, परिवार को महत्व देना है और बदलते हुए समय के साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, जिस जगह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसी वजह से जो सोशल कंट्रोल है वो समय के साथ लूज हुआ है और किस तरह से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो दुर्खिम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसे डिस्कस करने के बाद जो है हमारे लिए फैमिली की इम्पोर्टेंस और विलेज एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ गई है। इसके बाद आपको जैसा मैंने बताया पार्सन्स के बारे में, पार्सन्स की थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्सन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने द सोशल सिस्टम से अपनी एक जो है राइटिंग थी, उनकी बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें उन्होंने इसको रिप्रेजेंटेटिव किया था। तो ये दुर्खिम की थ्योरी हमारी यहाँ पे फिनिश हुई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।